नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का टीम एजुकेशन इंडिया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं अंकित सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों के सामने विज्ञान विषय के साथ हाजिर हूं। कैसे हैं आप लोग? चलिए, संध्या जी, चांदनी जी, मीनाक्षी कुमारी जी, वैशाली जी, अर्चना जी, आशुतोष जी, आकाश मिश्रा जी, रंजी जी, चलिए दुर्गेश तोमर जी, स्वाति जी, आदित्य शुक्ला जी, वीरेंद्र जी, नीलम जी, दिवपाल जी, अंशु जी, रविता जी, चलिए सभी लोगों को गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कहीं से किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत, किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं आ रही होगी। अच्छे तरीके से एंजॉय करते हुए आप लोग अपने पढ़ाई को अंतिम रूप दे रहे होंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए, अब मेरी बात ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, कमेंट्स को बंद करिएगा और हर एक रोज की तरह मैं 5 मिनट के अंतर्गत जो है सारी चीजों को एक बार रिकैप कर रहा हूं। याद रखिएगा, इस रिकैप करने का मेरा परम उद्देश्य ये रहता है कि आपके दिमाग में उस 5 मिनट के अंतर्गत जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे इस दिमाग में फीड कर देना इस रिकैप का प्रमुख उद्देश्य होता है। तो जब मैं आपको हर रोज रिकैप करता हूं तो बहुत ही कंसंट्रेट होके मन स्थिति के साथ उसको सुनने का प्रयास किया करिए, ठीक है। शुरुआत करते हैं। हमने आपको बताया था कि जब हम जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में बदलते हैं एंजाइम और जल की सहायता से, तो इस प्रक्रिया को पाचन कहा जाता है, इस प्रक्रिया को डाइजेशन कहा जाता है। और डाइजेशन की शुरुआत बक्कल कैविटी से होती है, मुख गुहा से होता है। मुख गुहा में भोजन का रासायनिक और यांत्रिक पाचन होता है, जहां रासायनिक पाचन में लार सलाइवा जो है भाग लेता है और लार या सलाइवा का स्रावण लार ग्रंथियों से यानी कि स्लेवरी ग्लैंड से होती हैं। स्लेवरी ग्लैंड से होती हैं, 3 जोड़ी स्लेवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, सबलिंगुअल, उसके बाद सबमेंडिबुलर, उसके पश्चात पैरोटिड, सबसे बड़ी है पैरोटिड, और पैरामिक्सोवायरस का संक्रमण होगा उसमें और हो जाएगा मम्स नामक रोग। तो यहां से लार का स्रावण होता है और लार में टाइलिन नामक एंजाइम और साथ ही साथ लाइसोजाइम नामक एंजाइम पाया जाता है। टाइलिन कार्बोहाइड्रेट खास करके स्टार्च को माल्टोज में बदलेगा और लाइसोजाइम भोजन के साथ आए हुए रोगाणुओं को मारने का कार्य करता है। ये चीज हमने आपको स्पष्ट किया था बक्कल कैविटी के अंतर्गत। देन हमने आपको चर्चा करते हुए बताया था कि दांतों के विषय में दांतों की बाहरी परत को इनेमल कहा जाता है, मध्य वाली को डेंटाइन कहा जाता है और सबसे लास्ट वाली को पल्प कैविटी कहा जाता है। इनेमल मानव शरीर का सबसे कठोरतम हिस्सा होता है और हमने आपको बताया था कि 20 प्रकार के अस्थायी दांत होते हैं, 20 प्रकार के अस्थायी दांत होते हैं और 12 प्रकार के अस्थायी दांत पाए जाते हैं। इसके पश्चात हमने बताना शुरू किया था कि भोजन आइसोफेगस में आता है, ग्रास नली में आता है और ग्रास नली में कोई भी पाचन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे किसी भी प्रकार के कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है। यहाँ पर भोजन पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट करते हुए, क्रमाकुंचन गति करते हुए आगे बढ़ता है और 30 सेंटीमीटर थैलीनुमा संरचना में प्रवेश करता है जिसका नाम स्टमक होता है। स्टमक में जैसे ही प्रवेश करता है भोजन, वहां की जठर ग्रंथियां एक्टिव हो जाती हैं और जठर ग्रंथियों से जठर रस अर्थात गैस्ट्रिक जूस का स्रावन होता है और गैस्ट्रिक जूस में एंजाइम और अम्ल पाए जाते हैं। अम्ल के रूप में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एंजाइम के रूप में पेप्सिन, रेनिन और म्यूसिन और गैस्ट्रिक लाइपेज नामक 4 एंजाइम पाए जाते हैं। जहां पर ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, वहीं पे हमने बताया लाइपेज वसा का पाचन करेगा, वहीं पे गैस्ट्रिक लाइपेज जो है वसा का पाचन करेगा और म्यूसिन जो है वह ये हमने आपको समझा दिया था, बता दिया था। कोई भी किसी भी प्रकार की दुविधा हो या बातें स्पष्ट नहीं हुई हो तो कमेंट्स करिएगा, मैं देख लेता हूं, नहीं तो मैं आगे बढ़ूं, ठीक है, अगर आप लोगों की आज्ञा हो। सर हिंदी में भी बताया करे, ठीक है। देखिए, मैं हिंदी में जब बोलूंगा तो उसका इंग्लिश वर्जन जो है बता दूंगा या लिखूंगा, दोनों चीजें में नहीं। अगर मैं हिंदी में लिखूंगा तो उसको अंग्रेजी में बता दिया करूंगा, अंग्रेजी में लिखूंगा तो उसको हिंदी वर्जन बता दूंगा अगर पॉसिबल होगा तो, क्योंकि बायोलॉजी में सारी चीजों को हिंदी अंग्रेजी दोनों नहीं मिलता है, ठीक है। चलिए, हाँ, नीलम वर्मा जी, रिकैप इज वेरी बेनिफिशियल होता है। चलिए, हाँ
चलिए, तो वही मैं बोल रहा हूं ना, इंग्लिश हिंदी की आप लोग बात मत किया करिए। अगर मैं हिंदी लिखूंगा तो अंग्रेजी उसका जरूर बताऊंगा अगर होगा तो, और अगर अंग्रेजी लिखूंगा तो हिंदी उसका जरूर बता दूंगा अगर होगा तो। दोनों चीजों को मैं लिखने में टाइम जाता है, ठीक है। सर आपने, चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं हिंदी समझ गया आप लोगों की बातें, ठीक है, समझ गया। चलिए अब आते हैं हम आगे टॉपिक पे आते हैं। तो अभी तक मैं थोड़ा सा सिंपल डायग्राम और बनाकर लेके चल रहा हूं। देखिए अभी तक आपने क्या पढ़ा, अभी तक आपने पढ़ा कि भोजन मुख गुहा में था, ग्रास नली में आया, ग्रास नली के पश्चात इस 30 सेंटीमीटर थैलीनुमा संरचना में पहुंचा जिसका नाम अमाशय था। अब हमने आपको ये बताया, कंसंट्रेट हो जाइएगा, आप कमेंट्स को बंद करिएगा प्लीज। देखिए जब 3 से लेकर 4 घंटे तक भोजन यहां पर रहता है, 3 से लेकर 4 घंटे तक भोजन यहां पे रहता है, और इतना खतरनाक एंजाइम जिसका नाम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये 4 प्रकार के एंजाइम्स की यहां पे प्रक्रिया होती है, पाचन में सहायता करते हैं। तो वह भोजन जो ठोस अवस्था में रहता है, अब वह भोजन पेस्ट के रूप में यानी कि अर्ध तरल अवस्था में आ जाता है। अब जैसे मान लीजिए कि अगर कोई भी रोटी का टुकड़ा है, अगर उसको अच्छी तरीके से हम गला दें, उसको अच्छी तरह से कूट के हम गला दें, तो वो क्या हो जाएगा, पेस्ट के रूप में हो जाएगा, अर्ध तरल अवस्था में आ जाएगा। तो यहां पर अमाशय में पाचन की प्रक्रिया होने के पश्चात भोजन जो होता है वह अर्ध तरल अवस्था में आ जाता है। अर्ध तरल अवस्था यानी कि जिसको बोला जाएगा सेमी लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, और भोजन जो अर्ध तरल अवस्था में रहता है उसको हम काइम का नाम देते हैं। क्या नाम बोलते हैं, काइम। ये इंपॉर्टेंट बिंदु है, इसको आप याद रखेंगे कि अमाशय में पाचन की प्रक्रिया होने के उपरांत भोजन काइम का रूप धारण कर लेता है। काइम क्या है, काइम भोजन ही है, लेकिन ये भोजन ठोस अवस्था में न रहकर अर्ध तरल या पेस्ट की अवस्था में होता है। ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। उसके पश्चात क्या होता है, जब ये काइम अर्थात ये जो भोजन है ये आगे बढ़ेगा, जब ये आगे बढ़ता है तो आगे की जो संरचना होती है उसको आंत कहा जाता है, उसको इंटेस्टाइन कहा जाता है। अब यहां पे याद रखिएगा आंत 2 होते हैं, एक छोटी आंत होता है, एक बड़ी आंत होता है, ठीक है। तो आंत के 2 प्रकार होते हैं। तो अमाशय से जब भोजन आगे बढ़ता है तो सबसे पहले छोटी आंत में प्रवेश करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रवेश करता है। तो सबसे पहले मैं आपको आंत के बारे में बता दूं, इंटेस्टाइन के बारे में बता दूं, ताकि चीजें आपकी क्लियर रहें। उसके पश्चात मैं पुनः इसी पॉइंट पे आऊंगा। तो अगर मैं आंत के विषय में बात करूं, ठीक है, अगर मैं आंत के विषय में बात करूं तो याद होना चाहिए कि आंत या इंटेस्टाइन 2 प्रकार के होते हैं। इंटेस्टाइन 2 प्रकार के होते हैं। कौन से 2 प्रकार होते हैं, समझने का प्रयास करिएगा। आंत 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से। पहले टाइप्स को कहा जाता है छोटी आंत, यानी कि इसको हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है। और जो दूसरी आंत होती है उसको हम बड़ी आंत के नाम से जानते हैं, या इसको हम कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। ध्यान पूर्वक चीजों को समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ पे ये जो आंत होती है इसकी टोटल लंबाई 22 फीट के लगभग होती है, ठीक है, लगभग 22 फीट पाई जाती है। अब आप ये समझने का प्रयास करिएगा, पूरे आहार नाल, पूरे एलिमेंट्री कैनाल की लंबाई लगभग 30 फीट होती है, और अकेले उस 30 फीट में 22 फीट क्या होता है, आंत पाई जाती है। अब आंत के 2 प्रकार हैं, स्मॉल और क्या, लार्ज। तो क्यों इसको स्मॉल कहा जाता है, याद रखिएगा। अगर मैं छोटी आंत की लंबाई के बारे में बात करूं तो छोटी आंत की लंबाई होती है लगभग कितनी होती है, 17 फीट होती है। जबकि बड़ी आंत की अगर मैं बात करूंगा तो लगभग कितनी होती है, 5 फीट पाई जाती है। तो अब आप ये समझ पा रहे होंगे कि बड़ी आंत की लंबाई है छोटी और छोटी आंत की लंबाई है क्या, बड़ी।
तो फिर आखिर रीजन क्या होता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, कि इस छोटी आंत को छोटी मैं बोल रहा हूं जबकि लंबाई इसकी बड़ी है, और बड़ी आंत को मैं बड़ी कह रहा हूं क्योंकि इसकी जो है लंबाई क्या है, छोटी है। इसका कारण सबसे बड़ा ये होता है कि लंबाई भले ही इसकी बड़ी है लेकिन इसका व्यास, इसकी जो मोटाई होती है वह मोटाई छोटी होती है, इस वजह से इसको छोटी आंत कहा जाता है। और इसकी मोटाई जो होती है वह कैसी होती है, इसकी मोटाई बड़ी होती है, इस वजह से इसको बड़ी आंत कहा जाता है। अगर आप फिगर देखने का प्रयास करें, ठीक है, अगर फिगर आप देखें, देखिए इसकी मोटाई पे ध्यान दीजिएगा, इसकी मोटाई देखिए बहुत ही छोटी है, मोटाई आप देख पा रहे हैं, ये क्या है, छोटी है, इस वजह से इसको छोटी आंत कहा जाता है। और जबकि इसकी मोटाई देखिएगा, मोटाई देखिएगा, ठीक है, इसकी मोटाई बड़ी है, इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बड़ी आंत कह रहे हैं। तो व्यास के आधार पर छोटी अथवा बड़ी कहा जाता है, लंबाई के आधार पर छोटी अथवा बड़ी नहीं कहा जाता है। विज्ञान में कुछ चीजें होती हैं उल्टी, निकट दृष्टि दोष में निकट की चीजें स्पष्ट दिखाई देती हैं, दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की चीजें। तो ये चीजें आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कंफ्यूजन की स्थिति नहीं होगा कि नहीं छोटी आंत की लंबाई जो होती है छोटी होती है और बड़ी आंत की लंबाई बड़ी, नहीं, ये व्यास के आधार पर, ये मोटाई के आधार पर है, ठीक है, ये चीज आपने समझ लिया। अब यहाँ पे ध्यान समझने का प्रयास करिएगा, अब यहाँ पे ध्यान समझने का प्रयास करिएगा, ये जो छोटी आंत होता है, इस छोटी आंत के 3 हिस्से होते हैं, इस छोटी आंत के 3 हिस्से होते हैं। पहला जो हिस्सा होता है इसको डियोडेनम कहा जाता है, डियोडेनम कहा जाता है, ठीक है, हिंदी में इसको ग्रहणी कहा जाता है, इसको ग्रहणी कहा जाता है, ठीक है, डियोडेनम कहा जाता है। दूसरा जो हिस्सा होता है उसको जेजुनम कहा जाता है, इसको जेजुनम कहा जाता है। और जो तीसरा हिस्सा होता है इसको इलियम कहा जाता है, इसको इलियम कहा जाता है। तो 3 हिस्से होते हैं, 3 हिस्से। अगर यहाँ पे मैं बात करूं जेजुनम को क्या बोला जाता है, तो इसको हिंदी में अग्र क्षुद्रांत कहा जाता है, अग्र क्षुद्रांत कहा जाता है। और इसको क्या बोलते हैं, इसको क्षुद्रांत कहा जाता है, ठीक है, क्षुद्रांत। अब ये अग्र क्षुद्रांत या क्षुद्रांत, ये यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन की स्थिति में आप आ जाएंगे, इससे बेटर ये होगा कि आप जेजुनम और इलियम को याद रखिए, ठीक है, जेजुनम और इलियम को याद रखिए। तो छोटी आंत के ये 3 महत्वपूर्ण हिस्से हो गए। अब आपको इस समझ में आना चाहिए इसकी कैटेगराइज फिगर में कहां पे होगा, देखिए फिगर में कहां पे होगा, ध्यान समझिए। ये आपका अमाशय वाला यहाँ पे हिस्सा क्लोज हो जाएगा। जब अमाशय वाला हिस्सा यहाँ पे क्लोज हो जाएगा तो ये जो यू आकार की, ये जो यू आकार की मुड़ी हुई संरचना होती है, यह छोटी आंत का सबसे पहला हिस्सा, अर्थात इसको हम डियोडेनम के नाम से जानेंगे। क्लियर। दूसरी बात, दूसरी अगर मैं संरचना के बारे में बात करूं तो यहां से जब यू आकार की संरचना खत्म होती है उसके पश्चात ये कुंडलित हो जाती है, ये कुंडलित हो जाती है। तो इसकी जो प्रारंभिक होती है, प्रारंभिक कुंडलित अवस्था होती है, इसको हम जेजुनम के नाम से जानते हैं, जेजुनम के नाम से जानते हैं। और इसके बाद अगर मैं बात करूं, ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं, ये अत्यधिक कुंडलित संरचना जो होती है, अत्यधिक कुंडलित संरचना जो होती है, इसको हम इलियम के नाम से जानते हैं, इसको हम इलियम के नाम से जानते हैं। तो ये चीजें हमने इस वजह से अलग अलग कर दिया है ताकि आपके मन में किसी भी प्रकार की दुविधा न हो, ठीक है। तो ये डियोडेनम, ये जेजुनम और ये सबसे बड़ा हिस्सा आप देख पा रहे हैं जिसको कहा जाता है इलियम। तो सबसे बड़ा छोटी आंत में कौन हो गया, इलियम का हिस्सा हो गया। कौन सा हो गया, इलियम। तो अब भोजन जब अमाशय से प्रवेश करेगा डियोडेनम में अर्थात छोटी आंत में, कौन सा भोजन, तो ये काइम वाला भोजन। तो किस तरीके से पाचन होगा इस पर अभी हम बात करते हैं। थोड़ा सा बड़ी आंत के बारे में भी समझ लेते हैं। अगर मैं बड़ी आंत के बारे में बताऊं तो बड़ी आंत का भी हिस्सा 3 हिस्सों में बटा होता है। बहुत ही क्रिस्टल क्लियर मैं जानकारी बता रहा हूं आपको, तो बहुत ही कंसंट्रेट होकर सुनने और समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि मैं बहुत ही सरल भाषा में इसको बताता हूं और इस पर मैं बाकायदा रिसर्च करता हूं, क्योंकि यहाँ पे बहुत दुविधा हो जाती है, बहुत घास पेच हो जाता है, क्योंकि काफी लोग यही नहीं समझ पाते हैं कि छोटी आंत, क्योंकि अगर फिगर आप देखेंगे तो फिगर में ये जो कुंडलित अवस्था होती है उसको कहा जाता है छोटी आंत और ग्रहणी को ऊपर कर दिया जाता है। याद रखिएगा, ग्रहणी भी छोटी आंत का ही हिस्सा होता है, डियोडेनम भी छोटी आंत का ही हिस्सा होता है, इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा।
बड़ी आंत के बारे में बात करूं तो बड़ी आंत में पहला जो हिस्सा होता है, बड़ी आंत में जो पहला हिस्सा होता है इसको सीकम कहा जाता है। ठीक है, इसको सीकम कहा जाता है, हिंदी में भी इसको बोलेंगे सीकम। इसके पश्चात जो दूसरा हिस्सा होता है उसको कहा जाता है कोलन, इसको कहा जाता है कोलन। और तीसरा जो हिस्सा होता है इसको कहा जाता है रेक्टम, इसको कहा जाता है रेक्टम। तो तीन हिस्से होते हैं, सीकम होता है, कोलन होता है और रेक्टम होता है। ये तीन महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं। अब ये कहां पे होते हैं, फिगर में देखिए, फिगर में देखिए, ये यहां से, ठीक है, ये यहां से जब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो ये जो एरिया है, ये जो मैं व्हाइट कलर का बनाया हूं इसको सीकम कहा जाता है, इसको सीकम कहा जाता है। ठीक है, इसके पश्चात अगर मैं बात करूं, इसके पश्चात में बात करूं तो ये जो आपको हिस्सा देख पा रहे हैं, ये जो हिस्सा आप देख पा रहे हैं इसको कोलन कहा जाता है। और आगे का जो हिस्सा होता है, आगे का जो हिस्सा होता है जिसको हम मलाशय या रेक्टम के नाम से जानते हैं, ये जो हिस्सा होता है इसको हम रेक्टम के नाम से जानते हैं। तो सीकम, कोलन, रेक्टम, ये तीन महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं। किसके होते हैं, तो बड़ी आंत के होते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ जाना चाहिए कि सीकम, कोलन, रेक्टम जो होता है, सीकम, कोलन, रेक्टम जो होता है यह बड़ी आंत के हिस्से होते हैं। और डियोडेनम, जेजुनम और इलियम जो होता है यह छोटी आंत के हिस्से होते हैं। चीजें एकदम साफ स्पष्ट होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। भोजन अर्थात काइन प्रवेश कर गया है छोटी आंत में, छोटी आंत के किस हिस्से में, डियोडेनम में। तो जब डियोडेनम में ये पहुंच गया तो देखते हैं कि किस प्रकार से डियोडेनम में पाचन की प्रक्रिया होती है। तो आप यहाँ पे हेडिंग बनाएंगे, क्या हेडिंग बनाएंगे, डियोडेनम में पाचन। ठीक है, क्या हेडिंग बनाएंगे, आप हेडिंग बनाएंगे डियोडेनम में पाचन, यानी कि या इसको हम कहेंगे ग्रहणी में पाचन। कहीं से कोई दुविधा तो नहीं हो रही है, कोई मन में सवाल तो नहीं आ रहा है, तो बताइए। डियोडेनम में पाचन, या आप कह सकते हैं छोटी आंत के प्रारंभिक हिस्से में पाचन। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही यहाँ पे, बताइए, समझ में आ रहा है? हाँ पल्लवी जी, सीकम, कोलन, रेक्टम। वीडियो नहीं चल रहा है ऋषि यादव जी? हाँ चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए अब मेरी बात ध्यान समझिए। अब भोजन जो है प्रवेश कर गया था यहाँ पे, तो अब यहाँ पे दो संरचनाओं के बारे में आपको बहुत समझना, बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। ठीक है गुरुजी, दो टॉपिक क्लियर हो चुके हैं लगभग, तो कुछ क्वेश्चन भी क्लियर दिलवा दीजिए। मृदुल जी, काहे के लिए आप परेशान हो रहे हैं? ठीक है, क्यों आप परेशान आप लोग हो रहे हैं? हमने कहा ना कहीं से कोई भी कसर नहीं हम लोग छोड़ेंगे। आज ही वीडियो पब्लिश होगी मेरी, उसमें मैं क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा आपको बीईओ के लिए। ठीक है, आप लोग देखिएगा, उसको वॉच करिएगा, वो आपके लिए यूजफुल होगा। और उसका पीडीएफ मैं इसमें बैच में जो है डलवा दूंगा। ठीक है, तो आप लोग कतई भी किसी भी प्रकार की परेशानी में या फिर कोई भी डाउट में ना रहिए, धीरे धीरे करके चलने दीजिए। ठीक है, चलिए पिंक कलर का यूज नहीं करेंगे। सुधीर वर्मा जी, पिंक कलर से क्या एलर्जी हो गई है? अभी देखिए कितने लोगों को पिंक पसंद होता है। ठीक है, चलिए, हाँ ठीक है, पिंक कलर तो सभी लोगों का फेवरेट कलर होता है। चलिए, दिखाई नहीं, अच्छा विजिबिलिटी नहीं होगी, चलिए ठीक है, मैं नहीं करूंगा। अब मेरी बात ध्यान समझिए, डियोडेनम में पाचन कैसे होता है। अब डियोडेनम में पाचन को अगर आपको समझना है तो दो अंगों को आपको यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है। कौन कौन से अंग? यहाँ पे इस यू आकार की नली जो होती है, यहाँ पे एक संरचना पाई जाती है और इस संरचना का नाम होता है अग्नाशय। अग्नाशय, अग्नाशय यानी कि पैंक्रियाज। एक पत्ती के जैसी एक संरचना पाई जाती है जिसको कहा जाता है अग्नाशय। और इसी अमाशय के पृष्ठभाग पर जो है एक संरचना पाई जाती है जिसको कहा जाता है यकृत, जो कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी कौन सी होती है? लीवर। तो लीवर और ये है अग्नाशय, इन दोनों की मदद से इस डियोडेनम में पाचन की प्रक्रिया होती है। कैसे पाचन की प्रक्रिया होती है समझिएगा, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, कंफ्यूजन की स्थिति में आपको नहीं आना है। ठीक है, देखिए इस यकृत में एक रस का निर्माण होता है जिस रस का नाम होता है पित्त रस, यानी कि बाइल जूस। सबसे पहले क्या होता है, इस यकृत में एक रस बनता है और इस रस का नाम क्या होता है? पित्त रस, अर्थात इसको कहा जाता है बाइल जूस कहा जाता है।
और ये पित्तरस एक स्थान होता है, इस स्थान को कहा जाता है पित्ताशय, इसको कहा जाता है पित्ताशय या इसको कहा जाता है गाल ब्लैडर। और इसी गाल ब्लैडर में या पित्ताशय में जो है ये पित्तरस जो है यहीं पे संचित हो जाता है, यहीं पे इकट्ठा हो जाता है। फिर से मैं अपनी बातों को रिपीट कर रहा हूं, समझिए। पित्तरस का निर्माण यकृत में होता है, यकृत में होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन यह पित्तरस इकट्ठा कहां पे होता है? तो पित्ताशय में अर्थात गाल ब्लैडर में होता है। और जब ये गाल ब्लैडर में इकट्ठा होता है या संचित होता है या स्टोर होता है तो उसके पश्चात यहीं से एक नली निकलती है और यह नली प्रवेश कर जाती है, किसमें प्रवेश कर जाती है? इस डियोडेनम में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, इस डियोडेनम में प्रवेश कर जाती है। तो इस नली के द्वारा ये जो पित्तरस जो संचित था वो कहां पे आ गया? इस ग्रहणी में आ गया, अर्थात इस डियोडेनम में आ गया। चलिए वास्तविक फिगर से समझते हैं। तो आपको, मेरी आदत है मैं दोनों फिगर को लेकर चलता हूं ताकि आपके मन में कोई भी दुविधा न रहे। ठीक है, देखिए आप यहां पे समझ पा रहे हैं, ये यकृत है, लीवर, ये यकृत है। यकृत में क्या बन गया? पित्तरस बन गया। और ये क्या है? गाल ब्लैडर है। ठीक है, गाल ब्लैडर है, पित्ताशय है और पित्ताशय में ये संचित हुआ और उसके बाद आप एक नली देख रहे हैं, एक नली के माध्यम से क्या हो गया है? ये आ गया कहां पे? इस डियोडेनम में आ गया। कहां पे आ गया? डियोडेनम में। ठीक उसी प्रकार से इस अग्नाशय से अभी जो रस मिलेगा, जो रस का निर्माण होगा, उस रस क्या होगा? वह एक नली, आप देख पा रहे हैं एक नली है, इस नली के माध्यम से यह भी क्या होगा? डियोडेनम में प्रवेश कर जाएगा। तो जो यकृत में रस बनेगा अर्थात पित्तरस, वह भी इसी डियोडेनम में एक नली के माध्यम से प्रवेश करेगा। और जो अग्नाशय में अग्नाशयी रस बनेगा वह भी इस नली के माध्यम से कहां पे प्रवेश कर जाएगा? इस डियोडेनम में प्रवेश कर जाएगा, इस ग्रहणी में प्रवेश कर जाएगा। और जब ये प्रवेश करेंगे तो क्या होता है उसको समझने का प्रयास करते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे काइम, यानी कि पचा हुआ जो भोजन है काइम डियोडेनम में प्रवेश करता है। डियोडेनम अर्थात ग्रहणी में प्रवेश करता है, में प्रवेश करता है। और जब यह प्रवेश करता है, जब यह प्रवेश करता है तो क्या होता है? यकृत में बना हुआ, यकृत में बना हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यकृत में बना हुआ पित्तरस या बाइल जूस, पित्तरस बना हुआ पित्तरस एक नली के द्वारा, एक नली के द्वारा ग्रहणी अर्थात डियोडेनम ग्रहणी में प्रवेश करता है। ग्रहणी में क्या करेगा? प्रवेश करता है, प्रवेश करता है। और जब यह प्रवेश करता है तो फिर तीसरे स्टेप पे क्या होगा? मान लीजिए पित्तरस निर्माण हुआ यकृत में, इकट्ठा हुआ पित्ताशय में और ये प्रवेश कर गया डियोडेनम में अर्थात ग्रहणी में। तो जब ये ग्रहणी में प्रवेश किया तो इसका सबसे बड़ा कार्य क्या होता है? कार्यों को समझने का प्रयास करिएगा। पहली चीज तो एक मैं बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बता दूं कि पित्तरस में किसी भी प्रकार का कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है, किसी भी प्रकार का कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता। दैट्स मीन क्या हुआ? आपको ये दिमाग में क्लिक आ जाना चाहिए, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट बताया है कि अगर एंजाइम नहीं रहेगा तो पाचन की क्रिया नहीं होगी, एंजाइम रहेगा तो पाचन की प्रक्रिया होगी। तो जब पित्तरस में एंजाइम नहीं पाया जाता इसका मतलब है कि पित्तरस पाचन की क्रिया नहीं करेगा। लेकिन याद रहे यह पाचन की प्रक्रिया में सहयोग प्रदान करता है, हेल्प करता है, लेकिन पाचन नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि पाचन के लिए आवश्यक क्या होता है? एंजाइम। तो फिर सहयोग कैसे करता है? यह पित्तरस क्या करता है? यह वसा को जल में घुलनशील बनाता है। वसा को जल में क्या करता है? वसा को जल में घुलनशील बनाता है। वसा के अणु जो होते हैं वे सबसे जटिल होते हैं। आप देखते होंगे जब आप गरिष्ठ भोजन करते हैं तो उसके पाचन की प्रक्रिया कुछ देर से जो है पाचन की प्रक्रिया देर से समाप्त होती है, या उस भोजन की पाचन की प्रक्रिया में हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि वसा के जो जटिल अणु होते हैं उनका पाचन जो है बहुत ही जटिल प्रक्रिया से होता है।
तो वसा को पहले जल में घुलनशील बनाया जाता है। तो वसा को जल में घुलनशील बनाने की जो जिम्मेदारी है वो किसकी होती है? वह पित्त रस को होती है। और पित्त रस जो वसा को जल में घुलनशील बनाता है, इस क्रिया को इमल्सीकरण के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, तो इसके बारे में भी याद होना चाहिए, क्योंकि कई बार यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। इमल्सीकरण क्या है? तो वसा को जल में घुलनशील बनाने की जो क्रिया होती है उसको इमल्सीकरण कहा जाता है। और इमल्सीकरण की प्रक्रिया को कौन संपादित करता है? तो बाइल जूस करता है। बाइल जूस का निर्माण कहां पे होता है? तो यकृत में होता है। संचित कहां पे होता है? तो पित्ताशय अर्थात गाल ब्लैडर में होता है। तो ये चीज आपने समझ लिया कि ग्रहणी में भोजन के पाचन की प्रक्रिया में सहयोग करता है पित्त रस, वसा को जल में घुलनशील बनाकर या इमल्सीकरण की प्रक्रिया को जन्म देकर। अच्छा, ठीक है, ये तो हो गई बात पित्त रस की। अब इस अग्नाशय से बना हुआ अग्नाशयी रस भी तो प्रवेश कर रहा है, तो ये क्या कार्य करता है, इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, अगर मैं यहाँ पे बात करूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूं, ध्यान से समझते चलिएगा, एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, अब इस अग्नाशय, ठीक है, और इस अग्नाशय में एक रस निर्मित होता है, एक रस बनता है, एक जूस का निर्माण होता है। और उस जूस का नाम क्या होता है? उस जूस का नाम होता है अग्नाशयी रस। उसका नाम होता है अग्नाशयी रस, या इसको कहा जाता है पैंक्रियाटिक जूस कहा जाता है। अग्नाशयी रस जो होता है ये कहां से निर्मित हुआ? सीधा सा मतलब है अग्नाशय से निर्मित अग्नाशयी रस होगा। अग्नाशयी रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। इसको पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा ये पॉइंट। पूर्ण पाचक रस इसको इस वजह से कहा जाता है क्योंकि यह भोजन में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट को भी पचाने में समर्थ होता है, भोजन में पाए जाने वाले वसा को भी पचाने में समर्थ होता है, भोजन में पाए जाने वाले प्रोटीन को भी पचाने में समर्थ होता है। और जो हम भोजन करते हैं उनमें से यही तीन तो प्रमुख होते हैं। अगर तीन अगर मैं बात करूं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, तो ये सबसे प्रमुख पोषक तत्व होते हैं। और इन तीनों को पचाने में ये अग्नाशयी रस जो होता है समर्थ होता है। इसी वजह से इसको पूर्ण पाचक रस कहा जाता है, क्योंकि यह तीनों को पचा देता है। क्यों तीनों को पचा देता है? क्योंकि इस अग्नाशयी रस में 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं और इन्हीं एंजाइमों की मदद से वह भोजन के पाचन की प्रक्रिया को संपादित करता है। कौन कौन से एंजाइम हैं? याद होना चाहिए। पहला जो एंजाइम होता है उसका नाम होता है ट्रिप्सिन। दूसरा एंजाइम जो होता है उसका नाम होता है एमाइलेज। दूसरा जो होता है उसको कहा जाता है एमाइलेज। और तीसरा जो होता है उसको कहा जाता है लाइपेज। ये 3 प्रकार के एंजाइम इस अग्नाशयी रस में पाए जाते हैं। अब ध्यान से एक बात अपने दिमाग में फिट करिएगा, बहुत ही केयरफुली होकर सुनिएगा कि ये अग्नाशयी रस का निर्माण होता है अग्नाशय में, बिल्कुल सही है। लेकिन जैसे ही यह निर्मित होगा, यह हमने बताया है कि यह भी एक नली के माध्यम से प्रवेश कर जाएगा। कहां पे? इस डियोडेनम में। यह अग्नाशय में पाचन की प्रक्रिया नहीं करेगा, ये अग्नाशय में नहीं भोजन को पचाता है, क्योंकि अग्नाशय में भोजन जाता ही नहीं है। यह पाचन प्रक्रिया कहां संपादित करता है? इस डियोडेनम में, इस ग्रहणी में पाचन की प्रक्रिया को संपादित करता है। तो ये जो ट्रिप्सिन होता है, यह ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचाता है। अब यहाँ पे कुछ लोगों को ये दिक्कत हो सकती है कि सर अभी आपने बताया है कि प्रोटीन का पचेगा यहाँ पे अमाशय में। तो मेरे भाई एक चीज जान लीजिएगा कि एक बड़ा अणु है, तो अगर इसको सबसे छोटे टुकड़ों में तोड़ना है तो क्या हम करेंगे? तुरंत इसको छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे? नहीं, पहले इस बड़े टुकड़े को थोड़ा सा छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे, पुनः उसके बाद छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे? सबसे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे जिसकी हमको जरूरत है। तो भोजन के पाचन की प्रक्रिया कई बार संपादित होती है। कई बार प्रोटीन के अणु टूटते हैं, कई बार कार्बोहाइड्रेट के अणु टूटते हैं, कई बार वसा के अणु टूटते हैं। कब तक हम तोड़ेंगे? जब तक हमको ग्लूकोज न मिल जाए, जब तक हमको फैटी एसिड न मिल जाए, जब तक हमको अमीनो एसिड न मिल जाए, तब तक हम उसको तोड़ते ही रहेंगे। तो जब तक तोड़ेंगे
तब तक नहीं इसको छोड़ेंगे, ठीक है। तो ये ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करेगा, ये एमाइलेज जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा, और ये जो लाइपेज होता है वह वसा का पाचन करता है। तो एक चीज आपको समझ में आ जाना चाहिए कि प्रोटीन का भी पाचन हो गया, कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन हो गया, वसा का भी पाचन करता है। लेकिन अभी भी ये पूर्ण नहीं है। अभी ऐसा नहीं है कि इस प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदल दिया गया या कार्बोहाइड्रेट को बदल दिया गया ना, यहां पे अभी आएगा तो फिर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा का पाचन होगा, और उसके पश्चात पाचन की प्रक्रिया को हम कहेंगे कि अब कंप्लीट हो गया है। तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा इन तीनों को पचाने में समर्थ है ये अपना अग्नाशयी रस। इसी वजह से इसको पूर्ण पाचक रस कहा जाता है, इसी वजह से इसको पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। ये चीज एकदम आपको समझ में आ जानी चाहिए। कहीं से कोई दिक्कत है तो आप बताइए, नहीं तो हम आगे बढ़ें। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हाँ आकाश मिश्रा जी, बिल्कुल सही है, तब तक तोड़ना है। चलिए, सक्सेना जी पोस्टमार्टम कर रहे हैं, आपको डॉक्टर होना चाहिए था। डॉक्टर हो जाएंगे तो आपको पढ़ाएगा कौन, ये बताइए पहले। चलिए, कहीं से कोई दिक्कत तो नहीं है सर? जिसका गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हो जाता है तब गॉल ब्लैडर का काम कौन करता है? बिल्कुल सही, अभी मैं उसके बारे में चर्चा कर रहा हूं। हाँ देखिए, एक बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, हाँ डॉक्टर साहब कभी कभी क्वेश्चन आंसर भी करवा लिया करो। अच्छा शिवम जी, चलिए आपकी बातें सर आंखों पे रहेंगी। चलिए चरण सिंह जी, जय हिंद। अब मेरी बात ध्यान समझिए, अब मेरी बात ध्यान समझिए, ठीक है। क्वेश्चन आंसर हमने आपको बताया है, अब मुझको स्ट्रिक्टली बोलना पड़ेगा। आप लोग जब इस टाइप से बातें करते हैं तो थोड़ा सा जो है मन दुखी होता है। हमने आपको कहा है कि जैसे ही चैप्टर क्लोज होगा हम आपको क्वेश्चन आंसर भी करवाएंगे, ठीक है। अभी चैप्टर तो क्लोज होने दीजिए, ठीक है, चैप्टर क्लोज होने दीजिए, उसके बाद क्वेश्चन आंसर मैं करूंगा, ठीक है। चलिए अब मेरी बात ध्यान समझिए। अब भोजन जो है इस डियोडेनम में कंप्लीट हो गया है, पाचन की प्रक्रिया। अब भोजन प्रवेश करेगा आगे आगे, और आगे जब बढ़ेगा तो यह जेजुनम में प्रवेश करेगा, और कहां पे प्रवेश करेगा? इलियम में आगे बढ़ेगा। तो जब छोटी आंत के इन दोनों में हिस्सों में भोजन प्रवेश करता है तब भोजन के पाचन की प्रक्रिया कैसे संपादित होती है समझिएगा, ठीक है। तो अब आप क्या लिखेंगे? अब लिखेंगे आप जेजुनम, अगली हेडिंग बनाएंगे छोटी आंत के, अगली हेडिंग बनाएंगे आप छोटी आंत के, छोटी आंत के जेजुनम तथा इलियम में पाचन, जेजुनम तथा इलियम में पाचन, तथा इलियम में पाचन, इलियम में पाचन, ठीक है। तो अब मेरी बात ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, अब मेरी बात जो है ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। जब भोजन छोटी आंत के जेजुनम और इलियम में प्रवेश करता है तो छोटी आंत की ब्रूनर सेल पाई जाती है। एक ब्रूनर की कोशिका होती है, उसका नाम है ब्रूनर, ब्रूनर महोदय ने खोजा था, तो इस वजह से उसका नाम होता है ब्रूनर सेल। तो ब्रूनर सेल की कोशिकाओं से विभिन्न प्रकार के एंजाइम का स्रावण होता है, और इन्हीं एंजाइमों की मदद से पाचन की प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो अब कौन कौन से ऐसे यहां पे होता है समझने का प्रयास करिएगा। यानी कि छोटी आंत के जेजुनम और इलियम से कौन कौन से एंजाइम स्रावित होते हैं तो समझिएगा। पहला जो एंजाइम होता है उसको हम इरेप्सिन के नाम से जानते हैं, उसको हम इरेप्सिन के नाम से जानते हैं। दूसरा जो एंजाइम होता है उसको हम लाइपेज के नाम से जानते हैं, ठीक है, उसको हम लाइपेज के नाम से जानते हैं। तीसरा जो एंजाइम होता है उसको हम माल्टेज के नाम से जानते हैं, उसको हम माल्टेज के नाम से जानते हैं। चौथा जो एंजाइम होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम सुक्रेज कहते हैं, इसको हम सुक्रेज कहते हैं। और जो पांचवा एंजाइम होता है उसका नाम होता है लैक्टेज,
लैक्टेज, ठीक है। तो ये 5 प्रकार के एंजाइमों का स्रावण होता है छोटी आंत के जेजुनम और इलियम से, और इनकी मदद से पाचन की प्रक्रिया होगी। कहां पे? छोटी आंत के जेजुनम और इलियम में। ये इरेप्सिन महोदय जो हैं, ये इरेप्सिन महोदय का सबसे बड़ा कार्य क्या होता है? ये इरेप्सिन प्रोटीन के जो भी अणु बचे हुए थे जिनका पाचन नहीं हुआ था, उस प्रोटीन को यह बदल देता है किसमें? यह बदल देता है अमीनो एसिड में। किसमें बदल देगा? अमीनो एसिड में। ये लाइपेज जो होता है, जो बचा हुआ वसा है, अगर कोई वसा ऐसा है जो बच गया है जिसकी पाचन की प्रक्रिया नहीं हुई है, तो ये वसा क्या करेगा? यह वसा जो है इसको फैटी एसिड में बदल देगा। इसको किसमें बदल देगा? इसको फैटी एसिड अर्थात वसी अम्ल, इसको अमीनो अम्ल कहा जाता है। वसा को क्या बोला जाता है? फैटी एसिड में बदला जाता है। अगर मैं माल्टेज की बात करूं, यहां पे एक बात बता देना चाहता हूं, एक बात मैं बहुत महत्वपूर्ण बता देना चाहता हूं, ध्यान सुनिएगा। अगर कहीं भी लास्ट में एज शब्द लगा रहे, एज, तो एज का मतलब होता है एंजाइम, याद रखिएगा एंजाइम होता है। और कहीं भी लास्ट में ओज लग जाए, ओज, तो ओज का मतलब होता है शर्करा, यानी कि शुगर होता है, ठीक है। ओज का मतलब होता है शुगर, और कहीं भी लास्ट में एज शब्द लगा रहे तो एज का मतलब क्या होता है? एंजाइम, ठीक है। निधि चौहान जी, सर आप जैसे पढ़ाते हैं वैसे ही अच्छी तरह से समझ में आ जाता है, आप वैसे ही पढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए निधि चौहान जी, चलिए अब मेरी बात ध्यान समझिए। हाँ, अब मेरी बात ध्यान समझिए। तो एंजाइम जो होता है, ये लास्ट में एज अगर लगा रहे तो आप आंख मूंद के एंजाइम कर दीजिएगा, और कहीं भी लास्ट में ओज लगा रहे तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है शर्करा, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान समझिए, ये माल्टेज है, माल्टेज, लास्ट में एज है तो एज का मतलब ये क्या है? एंजाइम है, ठीक है। आंख मूंद के, ये ट्रिक है एक तरह से, आप समझ सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में यहाँ पे अक्सर लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। तो ये माल्टेज जो है, यह माल्टोज, माल्टोज, माल्टोज क्या होता है? अनाज में पाई जाने वाली शर्करा को हम माल्टोज के नाम से जानते हैं। किस कारण से भोजन हमको मीठा लग रहा था? अभी हमने आपको बताया था कि बक्कल कैविटी में स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। तो माल्टोज में इस वजह से मीठा लगता है भोजन, क्योंकि उसमें माल्टोज पाया जाता है। तो ये चीज आपको समझ में आ जाना चाहिए। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि अनाजों में पाई जाने वाली शर्करा का नाम क्या होता है? माल्टोज होता है, माल्टोज। ओज लगा है, ओज, तो लास्ट में क्या हो जाएगा? ये शर्करा हो जाएगा। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे चलकर मैं बताऊंगा आपको कि माल्टोज किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। एक्चुअल में यह एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। तो माल्टेज जो है, इस माल्टोज को बदल देता है किसमें? तो यह बदल देता है ग्लूकोज में। किसमें बदल देता है? तो यह इसको बदल देता है ग्लूकोज में, बदल देता है ग्लूकोज में। अगर मैं सुक्रेज की बात करूं, सुक्रेज, तो सुक्रेज जो है गन्ने में मिठास का कारण जो होता है उसका नाम होता है सुक्रोज। उसका नाम क्या होता है? सुक्रोज। तो अगर गन्ने में मिठास का कारण जो बनता है सुक्रोज, उस सुक्रोज को, ओज क्या है? शर्करा, यानी कि मिठास का कारण कहीं बनेगा, तो इस सुक्रोज को ये सुक्रेज नामक एंजाइम जो होता है इसको बदल देता है किसमें? तो इसको बदल देता है ग्लूकोज में, बदल देता है। और ये जो लैक्टेज होता है, लैक्टेज, एज का मतलब क्या है? एंजाइम, और लैक्टेज जो है यह दूध में मिठास का कारण बनता है। क्या? लैक्टोज। किस कारण से दूध मीठा लगता है? तो लैक्टोज के कारण। तो उस दूध में मिठास का कारण जो लैक्टोज बनता है उसको ये लैक्टेज नामक एंजाइम किसमें बदल देता है? तो बदल देता है ग्लूकोज में। किसमें बदल देता है? ग्लूकोज में। अब एक चीज आप यहाँ पे बताइएगा, क्या बताना है आपको? हमने आपको पहली कक्षा में ये बताया है कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने का प्रमुख उद्देश्य क्या होगा। तो हमने आपको बताया था कि हमको किसी तरीके से प्रोटीन का अणु है तो उसको अमीनो एसिड में बदलना है एंजाइम की सहायता से, जल की सहायता से। वसा का अणु है तो उसको किसी तरीके से फैटी एसिड में बदल देना है, किसी तरीके से। और माल्टोज अगर कार्बोहाइड्रेट का अणु है तो उसको किसी तरीके से ग्लूकोज में बदल देना है। और जैसे ही हमको अमीनो एसिड, फैटी एसिड और ग्लूकोज मिलेगा तो हम कहेंगे कि पाचन की प्रक्रिया संपादित हो चुकी है।
तो ये आप प्रक्रिया कहां पे देख पा रहे हैं? ये प्रक्रिया आप छोटी आंत में देख रहे हैं। तो एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भोजन के पाचन की प्रक्रिया कहां पे पूर्ण होती है? तो भोजन के पाचन की प्रक्रिया, भोजन के पाचन की प्रक्रिया छोटी आंत में पूर्ण हो जाती है, छोटी आंत में पूर्ण हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। बड़ी आंत में कोई भी पाचन नहीं होता है। बड़ी आंत की क्या उपादेयता होती है, अभी उस पर हम बात करेंगे। दूसरा क्वेश्चन याद रखिएगा, अगर पूछा जाए क्वेश्चन सॉरी कि भोजन का सर्वाधिक पाचन कहां पे होता है, भोजन का सर्वाधिक पाचन कहां पे होता है? तो याद होना चाहिए कि भोजन का जो सर्वाधिक पाचन होता है वह भी कहां पे होता है? तो वह भी छोटी आंत में ही होता है, वह भी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। और यहीं पे क्वेश्चन अगर तीसरा पूछा जाए कि भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहां पे होता है? भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहां पे होता है? भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहां पे होता है? एब्जॉर्बेशन कहां पे होता है? तब भी आप आंसर क्या लगाएंगे? तब भी आप आंसर लगाएंगे छोटी आंत। क्या लगाएंगे आंसर? छोटी आंत। तीनों क्वेश्चन का एक ही आंसर रहेगा, वो है छोटी आंत। अगर भोजन के पाचन की प्रक्रिया कहां पे पूर्ण होती है, तब भी आंसर आप छोटी आंत लगाएंगे। भोजन का सर्वाधिक पाचन कहां पे होता है, तब भी आप आंसर छोटी आंत लगाएंगे। और भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहां पे होता है, तब भी आप आंसर लगाएंगे छोटी आंत। अब यहां पे एक सवाल आपके मन में क्लिक कर रहा होगा, वो क्या है? अवशोषण, एब्जॉर्बेशन। अवशोषण क्या होता है, समझने का प्रयास करिएगा। अवशोषण क्या होता है, इसको समझने का प्रयास करिएगा। आपने ये देखा कि आपने जो 4-5 दिन पहले भोजन ग्रहण किया था, वो भोजन इस छोटी आंत में आकर इसका पूर्ण पाचन हो जाता है। जब इसका पाचन की प्रक्रिया यहाँ पे छोटी आंत में पूर्ण हो जाता है, तो एक चीज बताइए, इस समय आप पढ़ लिख रहे हैं, तो इस समय आपका ब्रेन की ये जो कोशिका है ये काम कर रही है। और ये ब्रेन की कोशिका कब तक कार्य करेगी? जब तक इसके पास ग्लूकोज रहेगा। मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते आपके शरीर का ये मस्तिष्क की जो कोशिका है वो क्या है? इसके पास ग्लूकोज समाप्त हो गया। ग्लूकोज समाप्त हो गया है तो इसके पास ग्लूकोज जाना तो चाहिए, लेकिन ग्लूकोज है कहां पे? छोटी आंत में। क्योंकि पाचन की प्रक्रिया होने के पश्चात ग्लूकोज कहां पर निर्मित हुआ है? छोटी आंत में। तो इस छोटी आंत में इसकी जरूरत नहीं है, इस छोटी आंत में इसकी जरूरत नहीं है। जरूरत हमारे शरीर की कोशिका की है, हमारे हाथ को है, हमारे पैर को है, विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं, जहां पे भी जिस भी कोशिका को आवश्यकता होगी वहां पे इस ग्लूकोज को जाना आवश्यक है। इस छोटी आंत में इसकी आवश्यकता नहीं है। तो इस छोटी आंत से इस ग्लूकोज को एब्जॉर्ब किया जाएगा, अवशोषित किया जाएगा। किसके द्वारा अवशोषित किया जाएगा? तो इस छोटी आंत में रसांकुर पाए जाते हैं। रसांकुर को कहा जाता है विलाई। रसांकुर को क्या कहा जाता है? विलाई कहा जाता है। तो जैसे मान लीजिए, समझ लीजिए कि ये छोटी आंत है, ठीक है, ये समझ लीजिए ये छोटी आंत है। तो इसमें जो विलाई होते हैं, देखिए कैसे होते हैं। इसमें विलाई जो होते हैं कुछ इस प्रकार से होते हैं। इसमें छोटे छोटे रोए की जैसी संरचना होती है, छोटे छोटे रोए जैसी संरचना होती है। और इस माइक्रो विलाई में, इस विलाई में जो होता है रक्त होता है, रक्त वाहिनियां होती हैं, और इनमें क्या होता है? रक्त चल रहा होता है, ठीक है, रक्त चल रहा होता है। तो अब मान लीजिए यहाँ पे ग्लूकोज है, तो इस ग्लूकोज को ये जो आपका विलाई है इसको एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करके ये रक्त वाहिनियों यानी कि रक्त में लेके जाएगा, और रक्त जिस भी शरीर की कोशिका को आवश्यकता होगी वहां तक पहुंचा देगा। क्योंकि हमने आपको बताया है मनुष्य के शरीर में परिवहन का सबसे बड़ा सोर्स क्या होता है? तो मनुष्य के शरीर में परिवहन का सबसे बड़ा सोर्स रुधिर होता है, ब्लड होता है। किसी भी चीज को, चाहे ग्लूकोज हो, चाहे फैटी एसिड हो, चाहे अमीनो एसिड हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, कोई भी चीज हो, अगर उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाना है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ब्लड है। तो रुधिर के माध्यम से उसको जिस भी कोशिका को पहुंचाना होगा वहां पे पहुंचा दिया जाएगा। तो ये चीज आपको पता होना जाना चाहिए
कि इसी छोटी आंत में सर्वाधिक भोजन का अवशोषण भी होता है। ठीक है, इतनी बातें कंप्लीट हो गई है, तो बताइए नहीं तो हम आगे चले। नहीं प्रियंका द्विवेदी जी, ऐसा कुछ नहीं है। राइस का डाइजेशन लीवर में होता है, लीवर में किसी चीज का डाइजेशन नहीं होता है। अलग अलग एंजाइम है जो कि अलग अलग जगहों पर स्रावित होते हैं, बट प्रोटीन का ही पाचन करते हैं। जी हाँ सक्सेना जी, पेप्सिन स्टमक में होता है। ठीक है सर, कल बताया है कि प्रोटीन पेप्सिन पचाता है और आज बता रहे हैं कि प्रोटीन को ट्रिप्सिन पचा रहा है। देखिए सर जी, हमने आपको बताया ना, आप लोगों को दिमाग कहाँ पे रहता है सर जी। हमने आपको ये बताया है ना कि मान लीजिए ये प्रोटीन का पाचन है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे प्रोटीन का जटिल अणु है, ठीक है। तो जब प्रोटीन का जटिल अणु है, मान लीजिए यहाँ पे इस छोटे अणु को पचाने में पेप्सिन ने मदद किया, पेप्सिन ने मदद किया। अब उसके पश्चात जब ये पेप्सिन ने इसको इतना छोटा बदला, तो अब आ गया ट्रिप्सिन। कहा अब मैं इसको और छोटे में बदलूंगा, ठीक है, अब और इसको छोटे में बदलूंगा। तो ये ट्रिप्सिन क्या करता है, इसको और छोटे में बदलता है। तो विभिन्न प्रकार के एंजाइम कई बार एक अणु को छोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं, क्योंकि हमको कई टुकड़ों में तोड़ना है, तोड़ते तोड़ते जो है हमको लास्ट तक पहुंचना है। ठीक है, हमने पहले ही आपको बता दिया है। ठीक है सर, भोजन का अवशोषण स्मॉल इंटेस्टाइन के अलावा कौन सा ऑर्गन करता है? हाँ ये बबलू जी मैं आपको बता रहा हूं। देखिए भोजन के अवशोषण की जो प्रक्रिया होती है वो अमाशय से शुरू हो जाती है, अमाशय से। ध्यान से समझिएगा, भोजन के अवशोषण की ही बात कर रहे हैं, या फिर अगर मैं बात करूं बड़ी आंत की, तो बड़ी आंत में एक चीज याद रखिएगा, पाचन की प्रक्रिया नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे एंजाइम नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा। अगली हेडिंग जो बनाएंगे आप, अगली हेडिंग बनाएंगे बड़ी आंत। ठीक है, अगली हेडिंग क्या बनाएंगे, अगली हेडिंग आप बनाएंगे बड़ी आंत। ठीक है, उसके बाद मैं इस चीज को अवशोषण की प्रक्रिया के बारे में समझा रहा हूं। पहली चीज आप लिखेंगे बड़ी आंत, या फिर आप क्या लिखेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, देखिए बड़ी आंत में पहली चीज तो आप ये समझिएगा कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी एंजाइम स्रावित नहीं होता है, इस वजह से यहाँ पे पाचन नहीं होता है, इस वजह से यहाँ पे पाचन की प्रक्रिया संपादित नहीं होगी। ये पहली बात। यहाँ पे क्या होता है समझिएगा, यहाँ पे अवशोषण किया जाता है। किसका अवशोषण किया जाता है, तो यहाँ पर जो होता है सर्वाधिक अवशोषण जो किया जाता है जल का किया जाता है। इसके अलावा कुछ खनिज लवण यानी कि मिनरल्स का अवशोषण किया जाता है। अब अवशोषण की प्रक्रिया बोला जाता है कि कहां पे किया गया। देखिए अवशोषण की प्रक्रिया, जैसे ये आपका अमाशय, ये ग्रासनली, ग्रासनली के बाद ये अमाशय, अमाशय के पश्चात ये क्या हो गया, डिओडेनम, उसके पश्चात क्या है, ये छोटी आंत, उसके पश्चात ये बड़ी आंत। अब मेरी बात ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, ये बड़ी आंत हो गया। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। जो दवा होता है या जो ड्रग्स होता है, याद रखिएगा, जो ड्रग्स होता है या जो दवा होता है और एल्कोहल होता है, एल्कोहल जो हम शराब के नाम से जानते हैं, एल्कोहल, तो दवा और एल्कोहल इन दोनों का अवशोषण हमारे अमाशय के द्वारा होता है। भोजन का जो अवशोषण होता है, भोजन का जो अवशोषण होता है वह छोटी आंत के द्वारा होता है, जिसमें ग्लूकोज है, जिसमें आपके फैटी एसिड है, जिसमें अमीनो एसिड है। और जो जल का अवशोषण होता है वह कहां पे होता है, सर्वाधिक बड़ी आंत में। तो अवशोषण की प्रक्रिया शुरुआत अमाशय से ही हो जाएगी, अमाशय से ही हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं बड़ी आंत के बारे में आपको समझा रहा था कि बड़ी आंत जल और खनिज लवण का अवशोषण करता है। देखिए जब भोजन छोटी आंत से आगे बढ़ा और बड़ी आंत में प्रवेश किया, तो यहाँ पे एक अंग पाया जाता है, एक अंग पाया जाता है, और इस अंग का नाम होता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। और ये जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होता है यह किससे लगा होता है, तो याद होना चाहिए सीकम। सीकम क्या है, हमने आपको बताया बड़ी आंत का पहला हिस्सा क्या कहलाएगा, सीकम। तो सीकम से एक अंग लगा होता है जिसका नाम होता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स नाम होता है। तो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो होता है इसी सीकम वाले हिस्से से लगा होता है। और इसका कार्य क्या था, इसका कार्य कभी पहले के समय में था कि यह सेलुलोज का पाचन करता था। सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है, हमारी प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है कार्बोहाइड्रेट। तो पहले के समय मानव कैसा था, आदिमानव था, और आदिमानव था तो वह पेड़ पौधों पे या कच्चे फलों पर ज्यादा अपना जो है समय व्यतीत करता था।
लेकिन जब मानव धीरे धीरे जो है शब्द हुआ, तो जब मानव शब्द हुआ तो वह छोटी छोटी चीजों को पका कर खाने लगा। तो जब छोटी छोटी चीजों को पका कर खाने लगा तो उसके पश्चात क्या हुआ, इसका काम यानी कि वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का काम धीरे धीरे बंद होने लगा। और डार्विन महोदय ये कहते हैं कि जब आप किसी अंग का प्रयोग करना बंद कर देंगे तो वह पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर क्या हो जाएगी, विलुप्त होना शुरू हो जाएगी और बाद में चलकर जो है एक अवशेषी अंग के रूप में काउंट की जाएगी। जैसे कि हमने आपको बताया था ना विजडम टीथ के बारे में, तो ठीक उसी प्रकार से ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स भी एक प्रकार का अवशेषी अंग होता है। यह कभी सेलुलोज का पाचन करता था, लेकिन वर्तमान स्थिति में यह किसी भी प्रकार का पाचन में सहयोग नहीं करता है। हाँ, यह रोग का कारण बन जाता है अलग से। जब भोजन इससे छोटी आंत से बड़ी आंत में प्रवेश करता है तो कभी कभी क्या होता है, भोजन के कुछ कण इस वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स में आकर इकट्ठा हो जाते हैं और व्यक्ति कहता है कि हमको अपेंडिक्स नामक रोग होता है। और आप डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो डॉक्टर इस अपेंडिक्स को काट कर अलग कर देता है ऑपरेशन के द्वारा। चूंकि यह कोई भी पाचन नहीं करता है, इस वजह से हमारे शरीर पर कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव भी नहीं पड़ता है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए किससे लगा हुआ है, सीकम से। दूसरी बात, अब ये जल और खनिज लवण का अवशोषण करता है, इससे जुड़ी हुई कुछ चीजों को मैं बताना चाहता हूं। ठीक है, अगर कॉन्स्टिपेंसी की मैं बात करूं, जिसको कहा जाता है कब्ज, ठीक है, कब्ज की मैं बात करूं तो कब्ज कैसे होता है समझिएगा। कब्ज कैसे होता समझिएगा, जैसे मान लीजिए कि जब कोई भी व्यक्ति असमय भोजन करता है, असमय भोजन करता है और असमय मल परित्याग करता है, तो उस समय क्या होता है, उस समय भोजन अगर देर तक यहाँ पे रह गया बड़ी आंत में, सोचिए अगर देर तक भोजन इस बड़ी आंत में रह गया तो बड़ी आंत जो है ज्यादा जल का अवशोषण कर लेगी, ज्यादा जल का अवशोषण कर लेगी। ठीक है, ये कौन सा भोजन यहाँ पे आया बड़ी आंत में, ये वो भोजन है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जो विषैला है, जो हानिकारक है, जिसको आगे चलकर मल बनना है और इसी को हम शरीर से बाहर करेंगे। तो मल जब बनता है और जब इसको शरीर से बाहर किया जाता है तो बड़ी आंत इस बात का ध्यान रखता है कि मल के रूप में हमारे शरीर से जल कहीं बाहर न चला जाए अधिक मात्रा में, क्योंकि अगर अधिक मात्रा में जल शरीर से बाहर चला जाएगा तो डिहाइड्रेशन अर्थात निर्जलीकरण की अवस्था से व्यक्ति को गुजरना पड़ेगा और व्यक्ति अनेक प्रकार के रोगों से ग्रसित हो सकता है। तो ये बड़ी आंत क्या करता है, ये जल को अवशोषित कर लेता है। ये बड़ी आंत क्या करता है, जल को अवशोषित कर लेता है। लेकिन जब भोजन यहाँ पे देर तक रहता है तो ज्यादा अवशोषित कर लेता है जल को, और जब ज्यादा अवशोषित कर लेता है तो यहाँ पे मल कठोर हो जाता है, ये बाहर यानी कि आगे धीरे धीरे खिसकना बंद कर देता, आगे जाना बंद कर देता है। और जब आगे जाना बंद कर देता है तो इसी अवस्था को कहा जाता है कब्ज। ठीक है, कब्ज की जो बीमारी होती है वह इसी बड़ी आंत में जब असमय मल परित्याग किया जाता है तो अधिक मात्रा में जल को अवशोषित कर लेने की वजह से जो होता है ये बीमारी होती है। और जब अधिक मात्रा में जल पिया जाता है तो जल की कमी नहीं होती है बड़ी आंत में और सही प्रकार से जो है यहाँ पे भोजन सरकता हुआ आगे बढ़ता है। तो ये पूरी प्रक्रिया थी पाचन की, डाइजेशन की। आशा करता हूं आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा। अब आगे नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको अग्नाशय के बारे में और लीवर के बारे में डिटेल से बताऊंगा, क्योंकि इनका और भी काम होता है। अग्नाशय का काम केवल अग्नाशयी रस का श्रवण करना या यकृत का काम केवल पित्त रस का निर्माण करना नहीं होता है, इसके अलावा और भी कई कार्य होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आना लगभग तय होता है। तो इन सारी बातों पे बात करेंगे कल नेक्स्ट लेक्चर में। कोई दिक्कत है तो आप बताइए, चलिए बताइए। हाँ, मैं देख रहा हूं अगेन अ गुड लेक्चर। चलिए अनिका जी डी, हाँ ठीक है, बड़ी आंत में विटामिन B12 उसके सारी चीजें मैं बारे में बात करूंगा। ठीक है, गैस की बीमारी वो HCl की अधिकता, जब HCl जब भोजन नहीं होता, HCl की जब अधिकता हो जाती है तब गैस की बीमारी होती है। ठीक है, हाँ चलिए आप लोग सिलेबस क्लियर करने के साथ साथ जो है डॉक्टर वाली सारी चीजें जो है आप पूछ ले रहे हैं। हाँ बिल्कुल नहीं सर, सब परफेक्ट है। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, नमस्कार।